हे माय लिसनर्स, तो आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीकांत ओबेरॉय ने इशिका से जानबूझकर सारी गलतियां जो कि रुआन की थी उस दिन, वो सारी गलतियों को इशिका के ऊपर थोप देते हैं और साथ ही उसके ही मुंह से ये कॉन्फेशन निकलवाते हैं कि इसमें सारी गलती उसी की थी, क्योंकि श्रीकांत ओबेरॉय जो लगातार विक्रम को टॉर्चर करवाए जा रहे थे और इशिका अपने डैड को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती थी। वहीं विक्रम जी को भी बहुत रिग्रेट होता है क्योंकि इशिका की हालत की जिम्मेदार वो खुद को ही समझ रहे थे। सारी चीजें जो नॉर्मली हो ही रही थी कि तभी उनके ही मेंशन के गार्डन में चॉपर लैंड होता है और साथ ही वो पूरे आसपास के माहौल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। चॉपर की तेज हवाएं जो सबकी आंखों में पड़ रही थी और सबकी आंखें बंद होने लगी थी। वहीं जैसे ही ध्रुव उस चॉपर से बाहर निकलते हैं, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। और लोग ध्रुव को पहचानते भी तो पहचानते कैसे? उन्होंने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। श्रीकांत ओबेरॉय जो जैसे तैसे करके अपनी आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलते हैं और जैसे ही चॉपर धीरे धीरे बंद होने लगा था, सबकी आंखें पूरी तरह से खुलने लगी थी कि तभी सारे लोगों की नज़र ध्रुव पर ही जाती है, जो बड़े स्टाइल से अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए श्रीकांत ओबेरॉय की तरफ ही बढ़ रहे थे। मगर उनकी नज़र जो लगातार इशिका पर टिकी हुई थी और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जो किसी को नज़र नहीं आती और उनके दिल को भी बहुत राहत मिलता है। वहीं इशिका ने एक बार भी ध्रुव की तरफ अपनी नज़र उठा के नहीं देखा था, क्योंकि उसे तो समझ आ ही चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अब जो भी होगा उसे सब कुछ टॉर्चर ही करना पड़ेगा। वहीं जैसे ही ध्रुव की आंखें श्रीकांत ओबेरॉय की आंखों से मिलती हैं, श्रीकांत ओबेरॉय को कुछ याद आता है, लेकिन जैसे तैसे करके अपने डर को अपने दिल से बाहर निकालते हैं और अपने उस ख्याल से बाहर आते हुए उस शख्स के सामने आने लगते हैं। कृष्ण ने बड़ी समझदारी का काम किया था। उसने पहले से ही श्रीकांत ओबेरॉय के इस मेंशन के एड्रेस को सारे बॉडीगार्ड्स के फोन पर सेंड कर दिया था, जो कि ध्रुव के बॉडीगार्ड्स थे, ताकि वो लोग भी टाइम से इस जगह पर पहुंच जाएं। ठीक है। श्रीकांत ओबेरॉय भी ध्रुव की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। वहीं पीछे पीछे उनके असिस्टेंट और साथ ही उनके गार्ड्स भी ध्रुव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं ध्रुव इस वक्त अकेले सिर्फ कृष के साथ खड़े थे। जैसे ही श्रीकांत ओबेरॉय ध्रुव के ठीक सामने आते हैं, वो उनसे पूछते हैं। श्रीकांत ओबेरॉय जो अपनी भारी आवाज में कहते हैं, क्या हम जान सकते हैं कौन है आप, और इस तरह से हमारे मेंशन में आने की हिम्मत कैसे की आपने? हमें नहीं लगता कि हम आपको जानते हैं, और अगर हम नहीं जानते तो पहले आप अपना परिचय हमें दीजिए। ध्रुव जो उनकी बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आपको बहुत जल्दी है हमें पहचानने की। चलिए आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। और वो अपने चेहरे से अपना मास्क हटाते हैं। जैसे ही उन्होंने मास्क हटाया था, श्रीकांत ओबेरॉय के कदम एकदम से लड़खड़ा गए थे और वो लगभग पीछे की तरफ गिरने ही वाले थे कि तभी उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें संभाल कर खड़ा करते हैं। इस नज़ारे को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है, जैसे उन्होंने बिना कोई लड़ाई किए ही ये जंग जीत ली हो। श्रीकांत ओबेरॉय जो धीरे से कहते हैं, राजवीर कश्यप। उन्होंने इतना बोला ही था कि ध्रुव जो उनके करीब आते हैं और अपनी एक आंख के भौहों को चढ़ाते हुए कहते हैं, मानना तो पड़ेगा, याददाश्त कमाल की है आपके अंकल। मेरे इस चेहरे को भी पहचान लिया आपने? वैसे होगी भी कैसे नहीं, इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं आप। और ये बोलकर ध्रुव जबरदस्ती श्रीकांत ओबेरॉय के गले लग जाते हैं। श्रीकांत ओबेरॉय के पूरे शरीर धीरे धीरे कांपने से लगे थे और इस चीज को ध्रुव अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। वही श्रीकांत ओबेरॉय के कंपैरिजन में ध्रुव की हाइट काफी लंबी थी, जिसकी वजह से श्रीकांत ओबेरॉय एकदम से उनके सीने से जाकर लग जाते हैं, और वो भी ध्रुव के जबरदस्ती। ध्रुव जो उनसे कहते हैं, आप अपने बेटे की शादी करा रहे हो और अपने सबसे फेवरेट गेस्ट को नहीं बुलाया आपने? ध्रुव की बात सुनकर श्रीकांत ओबेरॉय थोड़ा चौंकते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहते हैं, जिंदा है आप? उन्होंने इतना बोला ही था कि ध्रुव थोड़ा तेज हंसते हुए कहते हैं, आपने तो हमें मार ही दिया था अंकल जी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, ऑलमोस्ट मारा था आपने हमें। ऑलमोस्ट और पूरी तरह मारने में ना काफ़ी अंतर हो जाता है। ये ऑलमोस्ट का कसर नहीं होता ना, तो आपका काम बेहतरीन तरीके से हो गया होता अंकल।
वैसे आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने तो सुना था मेरी मौत पर काफ़ी रो रहे थे आप। श्रीकांत ओबेरॉय जो कहते हैं, कहाँ कहाँ थे आप इतने सालों से? ध्रुव जो कहते हैं, वहीं जहाँ होकर भी मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढ रही थी डियर अंकल। श्रीकांत ओबेरॉय जो अपनी हालत को थोड़ा ठीक करते हैं और साथ ही अपने हैंकरचीफ से अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहते हैं, मेरे बेटे की शादी है आज। मैं मैं श्रीकांत ओबेरॉय जैसे बोल ही रहे थे कि ध्रुव उनकी नकल उतारते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, मैं क्या करूं अंकल? वैसे आपकी आवाज़ में ये बकरियों की आवाज़ शुभा नहीं देती। आप दहाड़ कर बोलिए, जिस हिम्मत से अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे। क्या हो गया, डर लग रहा है? श्रीकांत ओबेरॉय जो कहते हैं, हाँ, हमें तो लगा था कि आप मर गए हैं। ध्रुव जो उनसे कहते हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ अंकल, और शॉकिंगली आपको खुश होना चाहिए ना। आप इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों बना रहे हैं? चलिए आपके साथ मैं भी थोड़ा आपके बेटे की शादी एंजॉय करता हूँ। वैसे कहाँ है रुआन? जैसे ही श्रीकांत ओबेरॉय ध्रुव के मुंह से रुआन का नाम सुनते हैं, वो कहते हैं, हाँ, मेरे बेटे को जानते हैं आप? ध्रुव जो कहते हैं, अरे कैसे नहीं जानूंगा, बचपन का दोस्त है वो मेरा। जब आते थे आप मेरे घर, मेरे डैड से मिलने, मेरी मॉम से मिलने। और ये बोलते बोलते ध्रुव की आंखें छोटी हो गई थी और साथ ही उनके चेहरे पर उनका गुस्सा दिखने लगा था। श्रीकांत ओबेरॉय का हाथ वो थोड़ा जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, याद है ना किस तरह से मेरी मॉम आपसे डरा करती थी और आप उन्हें और ज़्यादा डराया करते थे अपने उन 6 और दोस्तों के साथ? याद है ना वो दिन अंकल जी? क्या दोबारा याद दिलाऊं मैं? श्रीकांत ओबेरॉय जो ध्रुव से जैसे तैसे करके अपना हाथ छुड़ाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ बेटा, ऐसे बात थोड़ी ना। श्रीकांत ओबेरॉय ने इतना बोला ही था कि ध्रुव की हाथ जो अब उनसे कंट्रोल नहीं होते और वो उनके जबड़े पर जाकर कस जाते हैं और वो उनके जबड़े को कस के दबाते हुए कहते हैं, मेरा बाप मर चुका है, मैं किसी बाप को नहीं जानता। मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी और अब वो भी मर चुकी हैं, वो भी आपके और साथ ही उन 6 लोगों की वजह से, जिनमें से मैंने 5 लोगों की अर्थियाँ तो उठवा दी हैं। आप ही बचे थे अंकल, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था आपको। लेकिन देखिए ना, कहते हैं जब मौत आती है तो लोग खुद ही अपने मौत के पास चले आते हैं, और देखिए आप खुद आ गए मेरे पास। श्रीकांत ओबेरॉय जो कांपते हुए आवाज में कहते हैं, मैं कैसे? तो उन्हें एक्सप्लेन करते ही कि तभी पंडित जी जो लगातार मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे थे कि तभी ध्रुव अपने रिवॉल्वर को लिए हुए उस पंडित के सामने आते हुए कहते हैं, ओ पंडित जी, थोड़ा रुक जाइए भाई, इतनी भी क्या जल्दी है शादी कराने की? अभी डिसाइड तो कर लें कि पहले शादी होगी या किसी का क्रियाक्रम। और ये बोलकर वो फिर से श्रीकांत ओबेरॉय की तरफ देखने लगे थे। वहीं विक्रम जी जैसे तैसे करके उनके सामने आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो ध्रुव है और वो एकदम से चौंक जाते हैं। ध्रुव का ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहीं रुआन और इशिका भी इस आवाज को अच्छे से पहचानते थे, लेकिन इशिका की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ भी करे। वहीं रुआन जो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और ध्रुव की तरफ देखने लगता है और वो तुरंत ही मंडप से उठ खड़ा होता है जब वो देखता है कि ध्रुव के हाथ जो उसके पापा के मुंह पर कसे हुए हैं। वो तुरंत ही जाकर ध्रुव से लड़ने ही वाला होता है कि कृष्ण उन्हें संभालते हुए कहता है, अरे 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 सर, आपका वही नंबर आएगा, पहले बड़े लोग बात कर लें, तब तक छोटे मोटे लोग तो बाद में भी निपट लेंगे। हाँ, इशिका जो अपने कानों पर जोर से हाथ लगाते हुए कहती है, बंद करिए सब, मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, चाहे चाहे मेरी कितनी भी एडिक्शन है उनसे, लेकिन ये कौन सी एडिक्शन है? हर जगह मुझे ध्रुव सर की आवाज़ कैसे सुनाई दे सकती है? यहाँ मंडप में बैठे हुए मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, मैं आज किसी और की होने वाली हूँ और मेरे दिमाग में अभी भी वो चल रहे हैं। नहीं इशिका, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो, बंद करो इसे, मेरे कानों में उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए।
ध्रुव के इस रूप से श्रीकांत ओबेरॉय काफी ज्यादा घबरा गए थे। रुआन को लगता था कि श्रीकांत ओबेरॉय से बड़ा गैंगस्टर आखिर हो कौन सकता है, लेकिन इस तरह से ध्रुव को देखकर रुआन समझ नहीं पाता कि ये 2 कौड़ी का प्रोफेसर आखिर इस हद तक कैसे उनके बाप के कॉलर पर हाथ रख के उनको धमकी दे सकता है। रुआन आगे कुछ कहता है कि तभी क्रिश जो रुआन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, जब सर बात करे तो बीच में पकड़ पकड़ करने की सोचना भी मत। समझ आई बात? वरना इस बार थप्पड़ मारा है, अगली बार गोली मारने के पहले एक बार सोचूंगा भी नहीं। ध्रुव जो श्रीकांत को घूर घूर कर देख रहे थे, वहीं क्रिश की बात सुनकर वो इसे एक बार देखते हैं तो क्रिश थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी सर, वो आपके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा गुंडा बन ही गया हूँ। ध्रुव जो उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, लेकर जाओ इसे यहाँ से। श्रीकांत जो अपने बॉडीगार्ड को अपनी आंखों से इशारा करते हैं तो सारे बॉडीगार्ड जो ध्रुव को घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और साथ ही उनके सर पर बंदूक तान देते हैं। जैसे ही क्रिश रुआन को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ जा ही रहा था कि तभी रुआन की नज़र जो पीछे की तरफ जाती है, जहां पर ध्रुव को श्रीकांत ओबेरॉय के बॉडीगार्ड ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। वो थोड़ा हंसते हुए क्रिश को दिखाते हुए कहता है, देखो अपने बॉस को, मेरे डैड के चंगुल में फंस गए हैं वो, समझ में आया? श्रीकांत ओबेरॉय कोई मामूली चीज़ नहीं है। क्रिश जो उसे देखकर हंसते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि मेरे राजवीर सर नॉर्मल चीज़ है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम आगे की स्टोरी भी अपने साथ देखो, चलो। और ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और साथ ही दूसरे हाथ से उसके कमर पर बंदूक तान देता है ताकि वो इधर से उधर भी ना हिल पाए। वहीं रुआन जो कसमसा करके उसके कंधे और साथ ही उसके घेरे में बंद हो चुका था। क्रिश उसके धीरे से कान में कहता है, चुपचाप से आगे के एक्शन सीन एंजॉय करिए रुआन साहब। अब जाके श्रीकांत के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई थी और वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हैं और पूरी हिम्मत करके कहते हैं, को क्या लगता है राजवीर कश्यप कि सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है? तुम मेरे आदमियों से घिरे हुए हो, क्या करोगे? हाँ, साउथ के हीरो की तरह आकर मेरे और साथ ही मेरे बॉडीगार्ड से फाइटिंग करोगे? श्रीकांत की बात सुनकर ध्रुव अपने हाथ में लिए रिवॉल्वर को अपने माथे से रगड़ते हुए कहते हैं, हाँ, सो बोरिंग श्रीकांत, सो बोरिंग। थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ यार। मतलब मेरे अंकल की उम्र के हो लेकिन दिमाग वैसे ही पैदल है तुम्हारा। तुमको क्या लगता है अगर मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम मेरा स्वागत करोगे और मैं खाली हाथ आऊंगा? बॉयज। और वो जैसे ही बॉयज बोलते हैं, श्रीकांत के अपने ही बॉडीगार्ड में से कुछ बॉडीगार्ड साइड हो जाते हैं और वो तुरंत ही ध्रुव के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। और वो जितने लोग जो ध्रुव को कवर किए हुए थे अपनी बंदूक से, वो सारे लोग अपना निशाना चेंज करके श्रीकांत को अपनी बंदूक के निशाने पर ले लेते हैं। श्रीकांत जैसे ही देखता है कि उनके बॉडीगार्ड्स ध्रुव के एक आवाज से ही पूरी तरह से पलट चुके हैं तो वो उन पर नाराज होते हुए कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस, तुम लोग मेरे आदमी हो। उनको समझाते हुए कहते हैं, इसीलिए कहता था ये जो कंजूसी है ना उसे ख़त्म करो और अपने बॉडीगार्ड्स के ऊपर थोड़ा खर्च करो। देखो किस तरह से पलट गए वो भी तुम्हारे सामने। और कोई हथियार है तुम्हारे पास तो वो भी इस्तेमाल कर लो, वरना करे तुम्हारा क्रियाक्रम। ध्रुव जो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार ऋषिका की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसे भी मेरी जान मेरा वेट कर रही है। और ये बोलकर वो तुरंत ही श्रीकांत के गले को पकड़ते हैं और उसे ज़ोर से दबाते हुए कहते हैं, तो और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना तुम्हारे पास? वरना बाद में मत कहना कि कोई मौका छोड़ दिया तुमने, वरना तो मुझे मार कर गिरा देते। श्रीकांत जो अपने हाथ जोड़ते हुए उनके सामने कहता है, हाँ मैं हार गया, मुझे छोड़ दो। ध्रुव जो कहते हैं, छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा है श्रीकांत, बहुत गलत किया था तूने। 8 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ के साथ, शर्म नहीं आई ना तुझे? श्रीकांत जो कहते हैं, तो तेरे बाप ने कौन सा रोका मुझे, उसने तो खुद ही मज़े लेने दिए मुझे। जैसे ही श्रीकांत ने इतना बोला था, श्रीकांत के गले को वो और ज़ोर से पकड़ते हैं और उसे तुरंत ही ज़मीन पर गिराते हुए खुद भी उसके साथ अपने घुटने पर बैठते हुए कहते हैं, अच्छा, उसका हिसाब तो उनसे मैं बाद में लूँगा, पहले तेरे गुनाहों की सज़ा तो तुझे दे दूँ। श्रीकांत जो कहते हैं, उसमें मैं अकेले नहीं था, 5 लोग और भी थे। ध्रुव जो श्रीकांत को करेक्ट करते हुए कहते हैं, 5 नहीं 6 थे। एक वो शख्स जो तेरा दोस्त था
और मेरी माँ का पति जिसने ये सब कुछ तुझे करने दिया। और वैसे भी जिस 5 की तू बात कर रहा है ना, वो लोग ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं और वो लोग अब मेरी माँ से माफ़ी मांग रहे होंगे। लेकिन तेरा क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि तुझे तो सबसे ज़्यादा तड़पा कर मारूं, जिस तरह से तूने मेरी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। और फिर वो अपने रिवॉल्वर को अपने माथे के सेंटर पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, क्या करूं तेरे साथ? और फिर वो अपनी बंदूक को अपने ही माथे पर बार बार टैप करते हुए कुछ सोचने लगते हैं। श्रीकांत जो लगातार गिड़गिड़ाया जा रहा था मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं शिका जो अभी भी उसी जगह पर बैठी हुई थी और साथ ही उसने अभी भी अपने हाथों को अपने कान पर लगाया हुआ था कि तभी विक्रम जी जो अपनी बच्ची के पास तुरंत ही जाते हैं और उसे जोर से गले लगाते हुए कहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। इशिका जो उन्हें गले लगाकर कहती है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब खराब हो रहा है और ये क्या तमाशा चल रहा है। इशिका ने अभी तक पीछे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था कि तभी विक्रम जी उसे कहते हैं, फरिश्ता आया है, फरिश्ता हमें बचाने के लिए, तुझे बचाने के लिए मेरी बच्ची। इशिका जो कहती है, मुझे झूठ का कोई सांत्वना नहीं चाहिए डैड, जो हो रहा है तो होने दीजिए, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, मैं ज़िंदगी भर तकलीफ में रहूँगी, मैं रह लूँगी। और ये बोलकर वो रोने लगती है। वहीं विक्रम जिससे कुछ नहीं कहना चाहते थे, वो बस एक बार उसे अपने सीने से गले लगाकर रोना चाहते थे। जब से उन लोगों का बुरा वक्त शुरू हुआ था, उन्होंने इशिका को इस तरह से गले लगाकर एक बार भी उसके साथ अपनी तकलीफ नहीं शेयर की थी और ना ही उन्होंने इशिका को थोड़ी भी हिम्मत दी थी, जिस वजह से उनका दिल चाह रहा था कि बस वो जोर से इशिका को गले लगाकर ऐसे ही उसके दर्द को और उसके गम को बांटते रहें। वहीं ध्रुव जो श्रीकांत से कहते हैं, बहुत शौक है ना तुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का, हर किसी से पैसे 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 पैसे, बहुत शौक है तुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का। तो मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूं कि तेरे हर एक बिजनेस के अड्डे पर मैंने बॉम्ब सेट करवा दिया है और मेरे एक एक बटन दबाने से वो सारे के सारे बूम 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 ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू वो पहले नज़ारा देख ले, उसके बाद मर, क्योंकि इतनी आसान से मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तू फाइनली मेरे हाथ आया श्रीकांत, और तू मेरे जैसे 16 साल के बच्चे से डर कर भाग गया था। तू क्या लड़ेगा मुझसे? मुझे तो पहले से पता था कि बस तू एक बार हाथ में आया तो बस वही होगा जो मैं चाहूँगा, क्योंकि तेरी हिम्मत तो कभी थी ही नहीं लड़ने की। तू और वो क्रिश को बुलाते हुए कहते हैं, क्रिश बाप बेटे को लेकर जाओ भाई, दोनों की खातिरदारी करनी है, वो भी एकदम स्पेशल मोड में। और अपने पैर से एक जोरदार किक वो श्रीकांत ओबेरॉय के पेट पर मारते हैं, जिससे उनके मुंह से खून बाहर आ जाता है। क्रिश जो ध्रुव के ऑर्डर पर उनके पास आता है और कहता है, अरे अरे अंकल, इतना खून बाहर मत निकालिए, अभी सर का मूड उतना लेवल पर गुस्से में है नहीं, उन्हें तो मैडम से मिलना है ना, तो इसलिए वो थोड़ा बेचैन हो रहा है। पहले वो शादी वादी कर ले अपनी, उसके बाद आपका भी होगा जो होना है। हाँ, वैसे भी वेस्ट मटेरियल हो तुम इस कहानी के, तुम लोग इस गंदगी से बाहर ही निकलो तो अच्छा रहेगा, मेरे मैडम और सर की शादी मुझे भी देखनी है। और ये बोलकर वो सारे बॉडीगार्ड से इशारा करते हुए कहता है, भरो भाई इन्हें डिक्की में, इन कचड़ों की असली जगह वहीं पर है, मैं थोड़ा सर की शादी एंजॉय कर लूँ। और ये बोलकर वो भी मंडप की तरफ भाग जाता है। रुआन जो बेबसी में खुद को उन बॉडीगार्ड से बंधा हुआ पाता है तो कहता है, डैड ये सब क्या है, इशिका से मेरी शादी। कि तभी श्रीकांत उससे कहते हैं, चुप, तुझे इस वक्त भी शादी की पड़ी है, यहाँ पर अपनी जान पर बनाई और तुझे शादी करनी है, मरने के बाद कर लेना शादी। वही ध्रुव जो मंडप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और इशिका के साथ उनके बगल में बैठते हुए अपने मास्क को दोबारा से अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। ना जाने क्यों मगर वो नहीं चाहते थे कि इशिका इतना जल्दी उनकी असलियत जाने, या फिर इस वक्त इशिका को उनके बारे में कुछ भी पता चले। इशिका जो अभी भी बिल्कुल बेबसी में वैसे ही मूर्ति की तरह बैठी हुई थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। यहाँ उसका अपना दुल्हा बदल गया और उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इशिका को तो इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसके बगल में बैठा कौन है। वहीं विक्रम जी भी चुपचाप से साइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ध्रुव इशारा करके ही चुप रहने के लिए कहते हैं। ध्रुव जो पंडित जी से कहते हैं,
हाँ पंडित जी, तो शुरू करिए। और ये बात उन्होंने थोड़ी भारी गले में कही थी ताकि इशिका को उनकी आवाज क्लियर ना। पंडित जी जो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पंडित जी जो ध्रुव से इशिका को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। ध्रुव जो अपने हाथ में मंगलसूत्र पकड़ते हैं और उसे इशिका की गले में पहनाने लगते हैं। इस वक्त ध्रुव का चेहरा ठीक इशिका के सामने झुका हुआ था, मगर इशिका की नजर जो पूरी तरह से नीचे थी और साथ ही उसकी पलकें भी पूरी तरह से झुकी हुई थी। वो एक बार भी अपनी पलकें उठाकर उस शख्स को नहीं देखती कि कौन उसे मंगलसूत्र पहना रहा है। ध्रुव जो इशिका की आंखों में देख तो नहीं पाए थे, मगर उसके चेहरे से वो समझ चुके थे कि इशिका इस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ में है। वो मन में कुछ सोचते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में ही कहते हैं, बस कुछ देर और इशिका, उसके बाद तुम्हें जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिलने वाला है। जितना तकलीफ और दर्द तुम्हें झेलना था तुम झेल चुकी हो। अब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर सिंदूर की रस्म होती है और ध्रुव जो इशिका के मांग में सिंदूर भी भर देते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ ये विवाह संपन्न हो जाता है। वर वधू को पंडित जी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। इशिका जो खड़ी होती है और साथ ही ध्रुव जो इशिका को थोड़ा हेल्प करते हुए खड़ा करते हैं और विक्रम जी के सामने आकर झुकने लगते हैं। उन्होंने विक्रम जी का पैर छूना ही था कि तभी विक्रम जी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। आप मेरा पैर क्यों छू रहे? मैं आपका पैर। कि तभी ध्रुव उन्हें रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी आप मेरी पति के डैड हैं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रख सकूं। वही इशिका जैसे ही ध्रुव की आवाज़ महसूस करती है, वह झटके से ध्रुव की तरफ देखती है और साथ ही उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। विक्रम जी जो अपनी आंखों में आंसू लिए इशिका को देखते हैं, लेकिन उससे अब भी कुछ नहीं बताते। इशिका को एहसास हो जाता है कि ये तो ध्रुव की आवाज़ है, मगर जिस तरह से ध्रुव ने इस वक्त कपड़े पहन रखे थे और साथ ही उनकी आंखें जब इशिका की आंखों से मिलती हैं, तो इशिका समझ नहीं पाती कि ये ध्रुव है या कोई और, क्योंकि ध्रुव की आंखें जो नॉर्मल ब्राउन कलर की थी, मगर यहाँ तो आंखें ब्लू कलर की हो चुकी थी और साथ ही सारे लोगों ने उनके नाम को राजवीर बताया था, ना कि ध्रुव। जिस वजह से इशिका अपने ख्याल को झटकते हुए कहती है, कोई तो है ये, मगर वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। इशिका बंद कर दे उनके बारे में सोचना, वो नहीं आ सकते। तूने तो एक बार उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया, तूने तो एक बार भी उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया कि तेरी हालत इस वक्त क्या है। बेचारे कितना परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। ध्रुव जो इशिका का हाथ पकड़ते हैं और विक्रम जी से कहते हैं, आप जरा संभल कर रहिएगा और बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। विक्रम जी जो ध्रुव की बात का रिप्लाई करते ही कि तभी बाहर से शोर मचने लगता है। श्रीकांत अभिराम भाग गया और साथ ही रुआन भी। क्रिश जो दौड़ करके ध्रुव को आकर ही बात बताता है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ था क्रिश? क्रिश जो कहता है, सॉरी सर, मैं तो यहीं पर था। आई एम रियली सॉरी सर। वो पता नहीं कैसे एक बुढ़िया थी, बॉडीगार्ड्स बता रहे थे कि एक बुढ़िया आई थी और सारे लोग उसको देखने चले गए। पता नहीं अजीब सी बातें कर रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्रुव जैसे ही बुढ़िया का नाम सुनते हैं, उनके चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है और उनकी भावें जो तन जाती हैं। ध्रुव जो बड़े ही रिलैक्स मोड में कहते हैं, बुढ़िया तो पुराने खिलाड़ी भी अपना खेल दिखाने के लिए आ ही गई हैं। चलो थोड़ा खेल लेने दो उन्हें। वैसे क्रिश, मेरा मेंशन रेडी तो है ना? हम पहले इन्हें लेकर वहाँ जाना चाहते हैं। क्रिश जो कहता है, सर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप शादी करने वाले हैं सर। अगर पता होता ना तो मैं पूरी तरह से आपके बेडरूम को सजा कर रख पाता। अब सर तैयार तो है, लेकिन सर सुहागरात वाले तरीके से तो तैयार नहीं। उसने इतना बोला ही था कि ध्रुव उसे कहते हैं, मैं गाड़ियों की बात कर रहा था क्रिश। और वो घूर कर क्रिश को अपनी आंखों से ही डरा रहे थे। क्रिश अपनी आंखें नीचे करते हुए कहता है, सॉरी सर, वो गाड़ी तो तैयार है सर। ध्रुव जैसे कहते हैं, मैं इनके साथ मेंशन जा रहा हूँ, तुम बाकी की चीज़ों को संभाल लेना। क्रिश जो कहता है, सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, मैंने बॉडीगार्ड्स को उनका पीछा करने के लिए लगा दिया है सर। ध्रुव जो एक बार और विक्रम जी को देखते हैं और कहते हैं, ख्याल रखिएगा आप अपना। और ये बात बोलते हुए उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी,
जैसे ध्रुव को पहले से ही कुछ पता हो, और वो इशिका का हाथ पकड़ते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। उनके बॉडीगार्ड जो उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो अपने बॉडीगार्ड को साइड करते हैं और कहते हैं, आज अपनी बीवी के लिए मैं खुद अपने हाथों से दरवाज़ा खोलूँगा। चलिए बीवी जी। और ये बोलकर वो इशिका के दुपट्टे को उठवाते हुए उसे गाड़ी के अंदर अपने हेल्प से बैठा देते हैं और साथ ही उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। उनकी गाड़ियों के साथ साथ 3 गाड़ियों का काफिला और उनकी गाड़ियों के पीछे आ रहा था, ताकि ध्रुव को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। वैसे ये प्रोटेक्शन ध्रुव के लिए नहीं, बल्कि ध्रुव ने इशिका के लिए करवाया था। वो किसी भी हालत में इशिका की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। वहीं क्रिश जो बॉडीगार्ड्स के साथ उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इशिका का दिल जो उसके काबू में ही नहीं था, वो बार बार अपने दिल को समझा रही थी, मगर उसका दिल जो बार बार ध्रुव को देखने पर उसे मजबूर कर रहा था। जैसे इशिका उन्हें पहचानने की बहुत कोशिश कर रही हो और जैसे वो उनसे कहना चाहती हो कि प्लीज़ ये मास्क हटा दीजिए, मुझे आपका चेहरा देखना है। मगर ध्रुव इस वक्त उसकी तरफ ज़रा भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि ध्रुव के दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि आखिर उस बूढ़ी दादी की हेल्प कर कौन रहा है। कि तभी उनके दिमाग में तने की बात घूमने लगती है, और जैसे ही तने की बात उनके दिमाग में आती है, उनके मुंह से धीरे से निकल जाता है, सानवी। वो भी तो इसी पत्ते की खिलाड़ी है ना। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और कैसे लेंगे ध्रुव अपनी माँ के साथ हुई उस बेइज्जती का बदला श्रीकांत ओबेरॉय उर्वान से। और कौन थी वो बुढ़िया जिसके बारे में ध्रुव बहुत अच्छे से समझ रहे थे। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।